समफून और ह्यूज की लाशों के टुकड़े करने के लिए वक्फ कर दिया। उसने दोनों मुतासिरीन की खोपड़ियों को बरकरार रखा। जून 30 को दामन ने शिकागो का सफ़र किया, जहां इसका सामना एक बस स्टेशन पर मैट टर्नर नामी 20 साला नौजवान से हुआ। टर्नर ने दामन की पेशा फोटो शूट के लिए मिल्वॉकी जाने की पेशकश कबूल कर ली। ह्यूज की लाशों के टुकड़े करने के लिए वक्फ कर दिया। उसने दोनों मुतासिरीन की खोपड़ियों को बरकरार रखा। जून 30 को दामन ने शिकागो का सफ़र किया, जहां इसका सामना एक बस स्टेशन पर मैट टर्नर नामी 20 साला नौजवान से हुआ। टर्नर ने दामन की पेशा फोटो शूट के लिए मिल्वॉकी जाने की पेशकश कबूल कर ली। अपार्टमेंट में दामन ने टर्नर को नशा आवर गला दबाकर और टुकड़े टुकड़े कर दिया और इसके सर और अंदरूनी आज़ा को अलग अलग प्लास्टिक के थैलों में फ्रीजर में रख दिया। टर्नर के लापता होने की इत्तला नहीं दी गई। 5 दिन बाद 5 जुलाई को दामन ने 23 साला यरमिया वेनबर्गर को शिकागो के बार से अपने अपार्टमेंट में वीकेंड गुजारने के वादे पर लालच दिया। इसने वेनबर्गर को नशा दिया और इसकी खोपड़ी में 2 बार उबलते हुए पानी का इंजेक्शन लगाया, जिससे वो कोमा में चला गया, जहां से 15 Dahmer 24 Oliver Lacey 27th Kilbourne में हुआ। लेसी ने दामन की तस्वीरों के लिए अरियो पोज करने के हरबे से इत्तिफाक किया और इसके साथ इसके अपार्टमेंट गई, जहां दामन ने लेसी को नशा देने से पहले जोड़ा आर्जी जिनसी सरगर्मी में मसरूफ था। इस मौका पर दामन ने जिंदा रहते हुए लेसी के साथ गुजारे हुए वक्त को तूल देने का इरादा किया। लेसी को क्लोरोफॉर्म से बेहोश करने की नाकाम कोशिश के बाद उसने अपने काम की जगह पर फोन करके एक दिन की गैर हाजिरी की दरख्वास्त की। ये मंजूर किया गया था, अगरचे अगले दिन इसे मुअत्तल कर दिया गया था। लेसी का गला घूंटने के बाद दामन ने इसके टुकड़े करने से पहले इसके साथ जिनसी ताल्लुक कायम किया। इसने लेसी का सर और दिल फ्रिज में और इसका कंकाल फ्रीजर में रखा। 19 Dahmer कि इसे बर्खास्त कर दिया गया है। इस खबर की वसूली के बाद दामन ने 25 साला जोसेफ ब्रैडहॉफ्ट को अपने अपार्टमेंट में ले जाया। ब्रैडहॉफ्ट का गला घूंट दिया गया और उसे 2 दिन तक चादर से ढांपकर दामन के बिस्तर पर पड़ा छोड़ दिया गया। जुलाई 21 को दामन ने चादर को हटा दिया ताकि सर को मैगूटस में ढका हो। उसने जिस्म का सर कलम किया, सर साफ किया और फ्रिज में रख दिया। बाद अज़ां इसने ब्रैडहॉफ्ट के धड़ को तेजाबियत से 2 दीगर मुतासिरीन के साथ जो पिछले महीने में मारे गए थे। 22 1991 Dahmer 100 पेशकश के साथ 3 आदमियों से राब्ता किया कि वो अपने अपार्टमेंट में अरिया तस्वीरें खनचवाने, बियर पीने और महज उसके साथ रहने के लिए उसके साथ जाएं। तीनों में से एक 32 साला ट्रेसी एडवर्ड्स इसके साथ अपने अपार्टमेंट में जाने पर राजी हुई। दामन के अपार्टमेंट में दाखिल होने पर एडवर्ड्स ने फर्श पर एक बदबू और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कई डब्बों को नोट किया, जिसे दामन ने एंटों की सफाई के लिए इस्तेमाल करने का दावा किया। कुछ मामूली बातचीत के बाद एडवर्ड्स ने दामन की दरखास्त का जवाब दिया कि वो अपना सर मोड़कर अपनी अशनकटबंदी मछली को देखे, जिस के बाद दामन ने अपनी कलाई पर हथकड़ी रख दी। जब एडवर्ड्स ने पूछा क्या हो रहा है, दामन ने अपनी कलाइयों को इकट्ठा करने की नाकाम कोशिश की। फिर एडवर्ड्स से कहा कि वो अपने साथ सोने के कमरे में अरिया तस्वीरें खींचने के लिए ले जाएं। सोने के कमरे के अंदर एडवर्ड्स ने दीवार पर अरिया मर्दाना पोस्टर्स को नोट किया और ये के दी एग्जॉस्ट 3 का एक वीडियो टेप चल रहा था। उसने कोने में एक नीले 57 गैलन ड्रम को भी नोट किया, जिससे Dahmer लगाया और एडवर्ड्स को बताया कि वो इसकी अरिया तस्वीर लेने का इरादा रखता है। दामन को मुतमईन करने की कोशिश में एडवर्ड्स ने अपनी कमीज का बटन खोल दिया और कहा कि वो उसे ऐसा करने की इजाजत देगा अगर वो हथकड़ियां हटाकर चाकू को दूर कर देगा। इस वादे के जवाब में दामर ने अपनी तवज्जो सिर्फ टेलीविजन की तरफ मोड़ दी। एडवर्ड्स ने देखा कि दामन आगे पीछे लरज रहा है और इसकी तरफ तवज्जो दिलाने से पहले नारे लगा रहा है। इसने अपना सर एडवर्ड्स के सीने पर रखा, उसके दिल की धड़कन सुनी और चाकू से अपने मतलूबा शिकार पर दबाया। एडवर्ड्स को मतला
किया कि वो अपना दिल खाने का इरादा रखता है। डामा को इस पर हमला करने से रोकने की मुसलसल कोशिशों में एडवर्ड्स ने दोहराया कि वो डामा का दोस्त है और वो भागने वाला नहीं है। एडवर्ड्स ने फैसला किया था कि वो अगले दस्तयाब मौका पर या तो खिड़की से छलांग लगाने वाला है या खुले दरवाजे से भागेगा। जब एडवर्ड्स ने अगला बताया कि उसे बाथरूम इस्तेमाल करने की जरूरत है तो उसने पूछा कि क्या वो लॉन्ग रूम में बियर लेकर बैठ सकते हैं जहां एयर कंडीशनिंग था। डामा ने रजामंदी जाहिर की और जब एडवर्ड्स बाथरूम से बाहर निकले तो जोड़ा कमरे में चला गया। कमरे के अंदर एडवर्ड्स इस वक्त तक इंतजार करते रहे जब तक कि इसने बाथरूम को दोबारा इस्तेमाल करने की दरखास्त करने से पहले डामा के इर्तिकाज में एक लम्हा भर की कमी का मुशाहिदा किया। जब एडवर्ड्स सोफे से उठा तो उसने नोट किया कि डामा ने हथकड़ी नहीं पकड़ी हुई थी, जिस पर एडवर्ड्स ने इसके चेहरे पर मक्के मारे। डामा का तवाज़ुन बिगड़ गया और सामने के दरवाजे से बाहर भागा। रात 11:30 बजे जुलाई 22 को एडवर्ड्स ने मिल्वॉकी 25वीं स्ट्रीट के कोने पर झंडा मारा। अफसरों ने नोट किया कि एडवर्ड्स की कलाई में एक हथकड़ी लगी हुई थी, जिसके बाद उसने अफसरान को समझाया कि एक पागल ने इस पर हथकड़ियां लगाई हैं और पूछा कि क्या पुलिस इन्हें हटा सकती है। जब अफसरों की हथकड़ी की चाबियां हथकड़ियों के बरानट पर फिट होने में नाकाम हो गईं तो एडवर्ड्स अफसरों के साथ इस अपार्टमेंट में जाने पर राजी हो गए जहां एडवर्ड्स ने बताया कि इसने फरार होने से पहले पिछले 5 घंटे गुजारे थे। जब अफसरान और एडवर्ड्स अपार्टमेंट 213 पहुंचे Dama. कि इसने एडवर्ड्स पर हथकड़ियां लगाई हैं, हालांकि इसने कोई वजाहत पेश नहीं की कि इसने ऐसा क्यों किया। इस मौका पर एडवर्ड्स ने अफसरान को बताया कि डामा ने इन पर एक बड़ा चाकू भी मारा था और ये बेडरूम में हुआ था। डामा ने इस इंकिशाफ पर कोई तबसरा नहीं किया। एक अफसर मोलर को इशारा करते हुए कि हथकड़ियों की चाबी इसके पिलिंग के दरीसर में थी। जैसे ही मोलर सोने के कमरे में दाखिल हुआ, डामा ने खुद चाबी हासिल करने के लिए मोलर के पास से गुजरने की कोशिश की, जिस पर वह मौजूद दूसरे अफसर राउत ने उसे वापस जाने की इत्तिला दी। सोने के कमरे में मोलर ने नोट किया कि बिस्तर के नीचे एक बड़ा चाकू था। उसने एक खली दराज देखी जिसमें करीब से मुआयना करने पर पोलराइड तस्वीरों के स्कोर पर मुश्तमिल थे, जिनमें से अक्सर इंसानी जिस्म के टुकड़े टुकड़े होने के मुख्तलिफ मराहिल में थे। मोलर ने नोट किया कि सजावट ने इशारा किया कि इन्हीं उसी अपार्टमेंट में ले जाया गया था जिसमें वो खड़े थे। मोलर अपने साथी को इन्हीं दिखाने के लिए कमरे में चला गया और ये अल्फाज कहे, ये हकीकी हैं। जब डामा ने देखा कि मोलर ने अपने कई पोलराइड्स पकड़े हुए हैं तो उसने गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहमत करने की कोशिश में अफसरान से लड़ा। अफसरान ने जल्दी से इस पर काबू पा लिया। इसके हाथ इसकी पीठ के पीछे बांधे और बैकअप के नीचे की शेल्फ पर एक सियाह फाम मर्द का ताज़ा कटा हुआ सर जाहिर करने के लिए फरीज खोला। जैसे ही दहमर रावत के नीचे फर्श पर लेट गया, उसने अपना सर अफसरों की तरफ मोड़ा और बोले, मैंने जो किया इसके लिए मुझे मर जाना चाहिए। मिल्वॉकी पुलिस के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के जरिए की गई अपार्टमेंट की मजीद तफसीली तलाशी से डामा के किचन में कल 4 कटे हुए सरों का इंकिशाफ हुआ। कुल 7 खोपड़ियां, कुछ पैनट शुदा, कुछ बलीचड, डामा के बेडरूम में और एक अलमारी के अंदर से मिली थीं। तफ्तीशकारों ने डामा के रेफ्रिजरेटर के निचले हिस्से में एक ट्रे पर खून के कतरे जुमा किए। इसके अलावा 2 इंसानी दिल और बाजू के पट्टों का एक हिस्सा हर एक शेल्फ पर प्लास्टिक के थैलों में लिपटा हुआ था। डामा के फ्रीजर में तफ्तीशकारों का एक थैला नीचे की बर्फ से चिपका हुआ था। अपार्टमेंट 213 में कहीं और तफ्तीशकारों ने 2 पूरे कंकाल, कटे हुए हाथों का एक जोड़ा, 2 कटे हुए और महफूज अज़ु तनासुल, एक ममी शुदा खोपड़ी और 57 गैलन ड्रम में तेजाब के मुहल्लुल में तहलील होने वाले मजीद 3 टूटे हुए धड़ दरियाफ्त किए। कल 74 पोलराइड तस्वीरें मिली हैं जिनमें दहमर के मुतासिरीन के टुकड़े करने की तफसील है।
924 नारद 25वीं स्ट्रिप पर जिस्म के आज़ा और नमूने की बाजियाबी के हवाले से चीफ मेडिकल एग्जामिनर ने बाद में कहा ये किसी के अजायब घर को ख़त्म करने के मुतरादिफ था। Dama. पर 60 घंटे से ज्यादा थे। डामा ने अपनी तफ्तीश के दौरान वकील के मौजूद होने के अपने हक से दस्तबरदार हो गए। इन्होंने मजीद कहा कि वो इस सब का इतराफ़ करना चाहता है क्योंकि इसने ये खौफ पैदा किया था और इसका सिर्फ ये मतलब है कि मैं उसे ख़त्म करने के लिए सब कुछ करता हूँ। इसने आसानी से विस्कॉन्सिन में 1987 से 16 नौजवानों को कत्ल करने का इतराफ़ किया। एक और शिकार के साथ स्टीवन हकस को 1978 में ओहायो में कत्ल कर दिया गया। डामा के ज़्यादातर मुतासिरीन को उनके कत्ल से पहले बेहोश कर दिया गया था, हालांकि कुछ की मौत हो चुकी थी। उनके दिमाग में तेजाब या उबलता हुआ पानी दाखिल किया गया क्योंकि उसे अपने दूसरे शिकार स्टीवन टोमी के कत्ल की कोई याद नहीं थी, इसलिए उसे यकीन नहीं था कि आया वो बेहोश था जब मारा पीटा गया था। हालांकि उसने इतराफ़ किया कि ये मुमकिन है कि इसने नशे की हालत में टोमी के बेनकाब सीने को देखा हो। इसने टोमी के दिल को अपने सीने से फाड़ने की नाकाम कोशिश की। ऑक्सफोर्ड अपार्टमेंट्स में मुंतकिल होने के बाद डामा ने जो तकरीबन तमाम कत्ल किए थे, इनमें मुतासिरीन की लाशों को टुकड़ों से पहले सीने के बाहर की तरफ इशारा करने की रस्म शामिल थी। डामा ने आसानी से अपने मुतअद्दिद मुतासिरीन की लाशों के साथ नेक्रोफिली में मुलव्वस होने का इतराफ़ किया, बशमूल उनके वज़रा के साथ जिनसी अमल करना, जब उसने अपने बाथटब में उनकी लाशों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। ये नोट करने के बाद कि मौत के बाद उसके मुतासिरीन के सीने में ज़्यादातर खून जमा हो गया था, डामा ने पहले उनके अंदरूनी आज़ा को निकाला, फिर दिल को मुअत्तल कर दिया ताकि खून इसके बाथटब में बहा जाए। उससे पहले कि वो किसी भी अज़ू को काटने से पहले उसे बरकरार रखना नहीं चाहता था और इससे गोश्त अलग करना चाहता था। जिस्म जिन हड्डियों को वो ठिकाना लगाना चाहता था उनको पल्वराइज्ड या तेजाब बना दिया गया था, जिसमें सोइलक्स और ब्लीच के मुहल्लुल का इस्तेमाल कनकालों और खोपड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ में मदद करता था जिन्हें वो रखना चाहता था। डामा ने इतराफ़ किया कि इसने ऑक्सफोर्ड अपार्टमेंट्स रेमनड समिथ, अर्नेस्ट मिलर और ओलिवर लेसी में मारा गए 3 मुतासिरीन के दिल, जिगर, बासपस और रान के कुछ हिस्सों को खा लिया था और उसने मकसद के लिए दूसरे मुतासिरीन के गोश्त और आज़ा को अपने पास रखा था। खपत आम तौर पर डामा मुख्तलिफ मसालहों के साथ जायकादार खाना तैयार करने से पहले जिस्म के उन हिस्सों को नरम करता है जिनका वो इस्तेमाल करना चाहता था। अपने मुतासिरीन को खाने की वजूहत का हवाला देते हुए डामा ने बताया कि इसने इब्तिदाई तौर पर तजस्सुस की वजह से अपने शिकार के कुछ हिस्से खा लिए थे। मुझे लगता है, एक अजीब अंदाज में उसने मुझे महसूस किया कि वो मेरा और भी मुस्तकिल हिस्सा हैं। अपनी गिरफ्तारी से 2 महीनों में कत्ल की शरह में इजाफे को बयान करते हुए डामा ने कहा कि वो कत्ल करने की अपनी मजबूरी से मुकम्मल तौर पर बहा गए थे। इन्होंने मजीद कहा, किसी के साथ रहने की ये एक मुस्तकिल और ना ख़त्म होने वाली ख्वाहिश थी। जो भी कीमत हो, कोई अच्छा लग रहा है, वाकई अच्छा लग रहा है। इसने दिन भर मेरे ख्यालात को भरा रखा। जब उनसे पूछा गया कि इसने मजमूई तौर पर 7 खोपड़ियों और 2 मुतासिरीन के पूरे कंकाल क्यों महफूज रखे हैं, तो डामा ने बताया कि वो मुतासिरीन की खोपड़ियों की एक नजदे कुर्बानगाह की तमीर के अमल में था जिसे इसने सियाह मेज़ पर जाहिर करने का इरादा किया था। इसका लॉन्ग रूम और जिस पर उसने अपने बहुत से मुतासिरीन की लाशों की तस्वीर कुशी की थी। खोपड़ियों के इस डिस्प्ले को हर तरफ मिलर और लेसी के मुकम्मल ढांचे से आरास्ता किया जाना था। इसके बावर्ची खाने में पाए जाने वाले 4 कटे हुए सरों का सारा गोश्त हटाकर इस कुर्बानगाह में इस्तेमाल किया जाना था, जैसा कि मुस्तकबिल में कम अज कम एक शिकार की खोपड़ी थी। ब्लैक टेबल के हर सिरे पर बखुर की छड़ियां रखी जानी थीं, जिसके ऊपर डामा का इरादा था कि नीले रंग के एक बड़े लैंप को ब्लू ग्लोब लाइट्स में फैलाया जाए। पूरी तमीर को सियाह मुबहम शावर पर्दे से ढकी खिड़की के सामने रखा जाना था, जिसके सामने डामा ने सियाह चमड़े की कुर्सी पर बैठने का इरादा किया। जब 18 नवंबर 1991 के इंटरव्यू में पूछा गया कि कुर्बानगाह किसके लिए वक्फ थी, तो डामा ने जवाब दिया, मैं खुद। ये एक ऐसी जगह थी जहां मैं घर में महसूस कर सकता था।
उसने मजीद अपनी मतलूबा कुर्बानगाह को मराकब की जगह के तौर पर बयान किया, जहां से उसे यकीन था कि वो ताकत का एहसास हासिल कर सकता है। मजीद कहा, अगर इसकी गिरफ्तारी 6 माह बाद हुई होती तो इन्हें यही मिल जाता। Dahmer 30, 1992. शुरू हुई। इस पर मिल्वॉकी में जज लॉरेंस ग्राम के सामने फर्स्ट डिग्री कत्ल की 15 गिनती के लिए मुकदमा चलाया गया। 13 जनवरी को अपने खिलाफ लगाए गए इल्जामात का इतराफ करते हुए डामर ने जुर्म कायम करने के लिए मुकदमे की समाअत के अपने हुकूक से दस्तबरदार हो गए, जैसा कि विस्कॉन्सिन के कानून में बयान किया गया है। डामर के मुकदमे के वकीलों ने बहस की कि आया वो ज़हनी या शख्सियत की खराबी का शिकार था। इस्तगासा ने दावा किया कि किसी भी खराबी ने डामर को उसके तर्ज अमल की मुजरिमाना तारीफ करने की सलाहियत से महरूम नहीं किया या उसे इसके जज्बों के खिलाफ मुजाहमत करने की सलाहियत से महरूम नहीं किया। दिफा ने इस्तिदलाल किया कि Dahmer और जज्बात से मुतासिर था जिस पर वो काबू नहीं पा रहा था। दिफाई माहिरीन ने इस्तिदलाल किया कि दहमर अपनी नेकरूफेलक ड्राइव की उसके तर्ज अमल की मुजरिमाना तारीफ करने की सलाहियत से महरूम नहीं किया या उसे इसके जज्बों के खिलाफ मुजाहमत करने की सलाहियत से महरूम नहीं किया। दिफा ने इस्तिदलाल किया कि Dahmer और जज्बात से मुतासिर था जिस पर वो काबू नहीं पा रहा था। दिफाई माहिरीन ने इस्तिदलाल किया कि दहमर अपनी नेकरूफेलक ड्राइव की वजह से पागल था जिसकी लाशों के साथ जिनसी मुकाबलों की मजबूरी थी। दिफाई माहिर फरेडा बर्लिन ने गवाही दी कि डामर उस वक्त अपने तर्ज अमल से मुताकत नहीं रखता था कि इसने अपने पैराफिली या खासतौर पर नेक्रोफेली की वजह से जुराइम का इर्तिकाब किया था। जोडथ बेकर, नफ्सियात और नफ्सियात के प्रोफेसर, दिफा के लिए दूसरे माहिर गवाह थे। बेकर ने डामर को एक नेक्रोफेली के तौर पर तशखीस किया, अगरचे उसने मजीद कहा कि डामर ने उसे मतला किया था। उसने मुर्दा लोगों पर 75% वक्त के जिनसी साथियों को तरजीह दी। गवाही देने के लिए हतमी दिफाई माहिर फरानजक साइकाटर्सट कार्ल वाहिलस्टरूम ने डामर को नेक्रोफेली, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, शेज़ुटापल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर 8 फरवरी को फरेडा फॉसेडल ने इस्तगासा की जानिब से गवाही दी। फॉसेडल ने अपने अकीदे की गवाही दी कि डामर उस वक्त दिमागी बीमारी या ऐब के बगैर था जब इसने कत्ल किया था। इस Dahmer किया सही और गलत में फ़र्क करने के काबिल अपने आमाल पर काबू पाने की सलाहियत के साथ और जिसकी हवस उसके अखलाक पर गालिब आ गई। अगरचे फॉसेडल ने अपना अकीदा बयान किया कि डामर एक पैराफिली था, लेकिन उसका नतीजा ये था कि डामर कोई सैडसट नहीं था। इस्तगासा के लिए पेश होने वाले दूसरे और आखिरी गवाह फरानजक साइकाटर्सट पारक डाइट्स ने फरवरी 12 को अपनी गवाही का आगाज किया। डाइट्स ने गवाही दी कि उसे यकीन नहीं था कि जब उसने जुराइम का इर्तिकाब किया तो डामर में किसी किस्म की ज़हनी बीमारी या नक़स मौजूद था। डामर ने अपने शिकार के साथ अकेले रहने और कोई गवाह न होने की बहुत कोशिश की। इसने वजाहत की कि इस बात के काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं कि डामर हर कत्ल के लिए पेश की तैयारी कर रहा था, इसलिए इसके जुराइम मुतासिर किन नहीं थे। अगरचे डाइट्स ने तस्लीम किया कि पैराफिली का कोई हुसूल ज़ाती पसंद का मामला नहीं था, लेकिन उसने अपना अकीदा बयान किया कि हर कत्ल को अंजाम देने से पहले डामर की नशा करने की आदत अहम थी, अगर इसे मारने का जज्बा था या मारने की मजबूरी थी। डाइट्स ने गवाही दी, इस पर काबू पाने के लिए उसे शराब नहीं पीनी पड़ेगी, उसे इस पर काबू पाने के लिए सिर्फ शराब पीनी पड़ती है क्योंकि वो कत्ल से रोकता है। डाइट्स ने नोट किया कि डामर ने दी एग्जॉसिस्ट 3 और रिटर्न ऑफ द जेडाई के विलन के साथ मजबूती से शनाख्त की, खास तौर पर उन किरदारों के पास ताकत की सतह। डामर की नफ्सियात पर इन फिल्मों की अहमियत और ऑक्सफोर्ड अपार्टमेंट्स में होने वाले बहुत से कत्लों की वजाहत करते हुए डाइट्स ने वजाहत की कि डामर कभी कभार किसी शिकार की तलाश से पहले इन फिल्मों के मनाजिर देखता था। डाइट्स ने मादा के इस्तेमाल की खराबी, पैराफिली और शेज़ुटापल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ डामर की तशख़ीस की। फरवरी 15 को अदालत ने फैसला सुनने के लिए दोबारा बुलाया। डामर को 15 कत्लों में से हर एक के वक्त समझदार और
ज़हनी आर्जे में मुब्तला न होने का हुक्म दिया गया था, हालांकि हर एक गिनती में 12 में से 2 जज उनके इख्तिलाफ की। 17. इस तारीफ पर डामा के वकील ने ऐलान किया कि उनके मोकल ने अदालत से खिताब करना चाहा। इसके बाद डामा एक लेक्चर के पास गया और जज का सामना करते हुए अपने दिफा के जरिया तैयार करदा बयान से पढ़ा। इस बयान में डामा ने इस बात पर जोर दिया कि इसने अपनी गिरफ्तारी के बाद कभी आज़ादी की ख्वाहिश नहीं की थी और ये कि वो साफ अल्फाज में अपनी मौत की ख्वाहिश रखते थे। नफरत की वजह से नहीं हुआ था, वो ये समझता था कि इस ने जो कुछ भी कहा या किया वो इस खौफनाक नुकसान को ख़त्म नहीं कर सकता जो उसने अपने मुतासिरीन के ख़ानदानों और मिल्वॉकी शहर को पहुंचाया, और ये कि वो और उसके डॉक्टरों का ख्याल था कि उसका मुजरिमाना रवैया ज़हनी आर्जे की वजह से हुआ था। डामा ने मजीद कहा कि इस तिब्बी इल्म ने उसे कुछ सुकून दिया है, और ये कि अगरचे वो समझते थे कि मुआशरा उसे कभी मुआफ नहीं करेगा, लेकिन उसे उम्मीद थी कि खुदा करेगा। डामा ने अपने बयान को उसके साथ ख़त्म किया, मैं जानता हूँ कि जेल में मेरा वक्त खौफनाक होगा, लेकिन मैं अपने किए की वजह से जो कुछ भी हासिल करता हूँ इसका मुस्तहिक हूँ। आपका शुक्रिया, आपकी इज्जत, और मैं आपकी सज़ा के लिए तैयार हूँ, जो मैं जानता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा होगा। मैं कोई गौर करने के लिए पूछता हूँ। इसके बाद वो रस्मी सज़ा का इंतज़ार करने के लिए अपनी नशस्त पर वापस आ गए। इसके बाद डामा को पहली 2 गिनती पर उम्रकैद के अलावा 10 साल की सज़ा सुनाई गई। बाकी 13 शुमारों में उम्रकैद के अलावा 70 साल की लाजमी सज़ा सुनाई गई। सज़ाए मौत जज ग्राम के लिए सज़ा के मरहले पर गौर करने का कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि विस्कॉन्सिन ने 1853 में सज़ाए मौत को ख़त्म कर दिया था। 3 जुलाई 1994 को एक साथी कैदी ओसुएलडू डरूथी ने डामा का गला काटने की कोशिश की थी। दांतों का बुरुश, जैसा कि दहमर हफ्तावार चर्च सर्विस के इख्तिताम के बाद जेल के चैपल में बैठा था। दहमर को सतही जख्म आए और इस वाक़ये में उसे कोई शदीद चोट नहीं आई। दहमर के ख़ानदान के मुताबिक वो तवील अरसे से मरने के लिए तैयार था और उसने कोई भी सज़ा कबूल की जिसे वो जेल में बर्दाश्त कर सकता है। अपने वालिद और सौतेली मां के साथ बाकायदा राब्ता बरकरार रखने के अलावा डामा की मां जॉयस ने भी अपने बेटे के साथ बाकायदा राब्ता बरकरार रखा। अपनी गिरफ्तारी से पहले दोनों ने क्रिसमस 1983 के बाद से एक दूसरे को नहीं देखा था। जवाइस ने बताया कि अपनी हफ्तावार फ़ोन कॉल्स में जब भी वो अपने बेटे की जिस्मानी तंदुरुस्ती के बारे में तशवीश का इजहार करती थीं, डामा ने इसके तासुरात के साथ जवाब दिया, कोई बात नहीं मां, मुझे कोई परवाह नहीं कि मुझे कुछ हो जाए। मौत 28 1994, डामा को अंजाम देने के लिए अपने सील से निकला। उसके साथ 2 साथी कैदी जैसी एनडरसन और करसटूफर सकावर भी थे। तीनों को जेल के जम के शावर में तकरीबन 20 मिनट तक बगैर निगरानी के छोड़ दिया गया। तकरीबन सुबह 8-10 बजे डामा को जम के बाथरूम्स के फर्श पर दरियाफ्त किया गया, जिसके सर पर शदीद जख्म आए। इसके सर और चेहरे पर 20 इंच 51 सेंटीमीटर धाती बार के साथ शदीद जख्म आए थे। हमले में इसका सर भी बार बार दीवार से टकराया गया था। अगरचे दहमर अभी तक जिंदा था और उसे करीबी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 1 घंटे बाद उसे मुर्दा करार दे दिया गया। एनडरसन को उसी आले से पीटा गया था। वो 2 दिन बाद अपने जख्मों से मर गया। इस्कारूर, जो 1990 में किए गए एक कत्ल के जुर्म में उम्रकैद की सजा काट रहा था, ने हुक्काम को बताया कि इसने सबसे पहले मेटल बार से डामा पर हमला किया था, क्योंकि डामा स्टाफ लाकर रूम की सफाई कर रहा था। एनडरसन पर हमला करने से पहले जब एनडरसन एक कैदी लाकर रूम की सफाई कर रहा था। इस्कारूर के मुताबिक डामा ने ना तो चीखा और ना ही कोई शोर मचाया जब इस पर हमला हुआ था। दोनों मर्दों पर हमला करने के खुदा ने मुझे ऐसा करने को कहा। जैसी एनडरसन और जेफरी डामा मर चुके हैं। इस्कारूर इस बात पर बजिद था कि इस ने हमलों की पहले से मंसूबा बंदी नहीं की थी, हालांकि बाद में इसने तफ्तीशकारों के सामने इंकिशाफ किया कि इस ने 20 इंच की लोहे की बार को छुपाया था, जो कत्ल से कुछ
دیر پہلے دونوں افراد کو اپنے لباس میں مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کی موت کے بارے میں جاننے کے بعد داما کی منجوائس نے غصے سے میڈیا کو جواب دیا، اب سب خوش ہیں۔ اب جب کہ وہ موت کے منہ میں چلا گیا ہے، کیا یہ سب کے لیے کافی ہے؟ داما کے متاثرین کے خاندانوں کا ردعمل ملا جلا تھا، کچھ نے خبر کا جشن منایا جبکہ دوسروں نے غمگین کیا۔ متاثرہ اولیور لیسی کی والدہ کیتھرین لیسی نے ریمارکس دیے، اب چوٹ زیادہ خراب ہے کیونکہ وہ ہماری طرح تکلیف میں نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ مزید خوفناک حقائق پہ مبنی ویڈیوز کے لیے ہمارے سٹوری ٹائم چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔